नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपके स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 के साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का फिजिक्स का जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके विषय हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा विस्तार, जिसमें हमने कल की वीडियो में मानव नेत्र के विषय में समझा, रेटिना क्या है, कार्निया क्या है, और साथ ही साथ परितारिका यानी कि आरिस वगैरह के विषय हमने सीखा। आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जैसे आंख में कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ रोग होते हैं, उनको हम समझेंगे। जैसे कुछ व्यक्तियों में, या जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति बहुत नशा वगैरह करते हैं, या धीरे धीरे बुढ़ापे के साथ, बढ़ती उम्र के साथ उनकी आंख के ऊपर या आंख पर दूधिया या धुंधला परत जम जाती है। ठीक है, जो ये धुधिया या परत जमती है या धब्बे पड़ जाते हैं, इनको हम कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद आंख का एक रोग है। मोतियाबिंद ये आंख का एक रोग है जो बढ़ती उम्र के साथ या धीरे धीरे आयु के साथ आंख के ऊपर एक दूधिया या धुंधली परत जम जाती है, जिसकी वजह से या तो व्यक्ति को बहुत कम दिखाई पड़ेगा या धीरे धीरे उसको दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। और इसका कोई दवा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, इसका शल्य चिकित्सा। शल्य मतलब यह है, इसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन से आप मोतियाबिंद रोग को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी ऐसी शिकायत आती है कि आपको धुंधला दिखता है या आपको दूर का स्पष्ट नहीं दिखता, तो आप जरूर आंख अपनी चेक करा लें, ताकि मोतियाबिंद रोग से आप बच पाए। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई मोटी मोटी मोतियाबिंद की। कल मैंने आपको बताया था कि जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। एडजस्ट मतलब क्या? जैसे कि नेत्र लेंस कभी ये उसकी जो पेशी होती है खींच करके उसको पतला कर देंगी, कभी दबा के मोटा कर देंगी। ठीक है, जब उसको खींचेंगी तो पतला हो जाएगा, दबा देंगी तो मोटा हो जाएगा। ये पतला मोटा ये लगातार होता रहता है। ठीक है, अब ये पतला मोटा होने का मतलब क्या है? जैसे अगर उसको बहुत दूर की चीज देखनी है तो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें होंगी, यानी कि नसें खिंच जाएंगी और लेंस ऊपर की तरफ खिंच जाएगा, और जब लेंस खिंच जाएगा तो दूर की चीज को आराम से देख लेगा। पास की चीज देखने होगी तो बड़ा रिलैक्स होकर देखेगा। उस समय क्या होगा? लेंस मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगी और आराम से हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये खींचातानी में होता क्या है? बहुत खींचातानी करते करते लेंस में कुछ न कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है। जैसे कि क्या? अब देखिए, ये लेंस खींचातानी करते हुए करते करते कभी कभार ऐसा हो जाता है, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है। अब मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, ये है नेत्र लेंस। यहां से यहां पे मान लीजिए वस्तु रखी है, यहां से किरणें आई, वस्तु की किरणें यहां से आ रही हैं। ठीक है, यहां से आ रही हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये है हमारा रेटिना। क्या है हमारा? ये हमारा है रेटिना, जहां पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन ये वस्तुएं टकरा के यही बना देती है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए, यहीं से एक वस्तु बहुत दूर से, मान लीजिए दूर से जब उसकी किरणें आई, टकरा करके इसका प्रतिबिंब यहीं बना दी, तो ये नहीं बना। या बहुत दूर से चचा आ रहे थे, चचा दिख नहीं रहे थे, जब चचा और नजदीक आ गए, जब चचा यहां आ गए, तो यहां से जो किरणें आई, यहां से जो किरणें आई, वो उसका प्रतिबिंब कहां बना? यहां रेटिना पर। तो अब आप क्या कहेंगे? अब आप ये कहेंगे कि जब चचा पास आ गए तब तो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, और जब चचा दूर थे तब हमको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। यानी कि जब हमारे पास आ गए तब हमको दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जब दूर चले गए तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस गड़बड़ी को या इस चीज को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष नाम से लग रहा है, निकट दृष्टि दोष, कि निकट की चीजें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब यह है कि नजदीक की चीजें दिखाई पड़ेंगी लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी। फिर से सुन लीजिए, निकट दृष्टि दोष आंख का एक ऐसा रोग है जिसमें
व्यक्ति मनुष्य पास की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो दूर से किरणें आई जब इस लेंस पे पड़ी तो लेंस ने खटास इनको सिकोड़ दिया, और जैसे ही सिकोड़ा यहां बन गया इमेज, और रेटिना पे नहीं बना तो हमको नहीं दिखाई पड़ता। तो हम क्या करें, ऐसा क्या कर दें कि ये जो किरणें हैं थोड़ा सा और फैल के आए। बात को समझिएगा, अगर भाई ये लेंस है, इस पे किरणें आ रही हैं यहां से, मान लीजिए जैसे पड़ रही हैं, और ये यहां मिल रही है, यहां मतलब थोड़ा सा दूर। अगर हम यहां कोई एक और लेंस लगा दें, इसको हमें और दूर करना है, यहां करना है, यहां जब किरणों को फैलाना होता है, फैलाना, सिकोड़ने के लिए उत्तल लेंस, फैलाने के लिए अवतल लेंस, तो आप क्या करिए, यहां पर आप एक लगा दीजिए अवतल लेंस। अब देखिए जैसे ही किरणें इस पे पड़ेंगी, ये क्या करेगा पता है, ये किरणों को थोड़ा सा और फैला देगा, थोड़ा सा और फैला देगा, थोड़ा सा और फैला देगा, और जैसे ही फैलाएगा अब ये किरणें बढ़ के जो जो यहां मिल रही थी, बढ़ के वो कहां मिल जाएंगी, रेटिना पे। ठीक है, कहां मिल जाएंगी, रेटिना पे। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। किस लेंस का, अवतल लेंस का। ना समझ में आया हो एक बार फिर यहां समझ लीजिए। देखिए ये हो गया उत्तल लेंस। चलिए अब मान लीजिए हम आपको सीधा से समझाते हैं। ये देखिए ये किरणें हैं दो ठो, इनको इमेज बनाना था यहां रेटिना पे, लेकिन ये जैसे इससे टकराई, ले यहीं भड़ाक से मिल गई, तो अब क्या होगा, ये दूर की चीजें तो देख ही नहीं पा रहा है। अगर वस्तु यहां रहती तो देख लेता, लेकिन हमें इसको भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए हमने लगा दिया यहां बीच में एक अवतल लेंस। अब ये लेंस क्या करेगा, इन किरणों को थोड़ा सा फेंक देगा बाहर, ये हटो यहां से। ठीक है, अब जब ये बाहर फेंक देगा, अब देखिए अब जब ये किरणें टकराएंगी तो थोड़ा मुड़ के आएंगी और कहां बन जाएगी इमेज, रेटिना पे। यानी कि अवतल लेंस लगा के हम निकट दृष्टि दोष को समाप्त कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया पहली प्रकार का गड़बड़ी। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा आप ही बहुत तेज हैं, ई जो इमेजवा यहां बन रहा था, ई रेटिना के बाहरों तो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये है लेंस, नेत्र लेंस। अब यहां से कोई किरण आई, यहां से कोई किरण आई, इसको बनना चाहिए था इमेज रेटिना पे, लेकिन ये पास कर गई और बन गई पीछे। कहां, पीछे। अर्थात जो वस्तु पास की है, जो वस्तु, छोड़िए, जो वस्तु दूर की है, दूर की है, देखिए ये यहां पे जो वस्तु यहां पे है, दूर पे है, दूर पे, उसकी इमेज तो हमें दिखाई पड़ रही है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। देखिए ये दूर रखा था वस्तु, तो यहां से जब इसके बाद अपवर्तन हुआ तो यहां आके इमेज बन गया, लेकिन जो पास रखा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो गड़बड़ हो गया, अब हम क्या करें। यानी कि जो दूर से किरणें आ रही हैं, दूर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। जैसे हम ऐसे देख रहे हैं, वो है चंदा मामा, बगल में देख रहे हैं तो अपने मामा पहचान में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लगे हैं, पास में है। अब क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा उपाय करना है कि ये जो किरणें जा रही हैं ये थोड़ी सी और मुड़ जाए। तो इसके लिए हम यहां लगा देंगे उत्तल लेंस। जैसे लगाएंगे, देखिए ये किरणें जो उधर भागी हैं, थोड़ा सा इनको मोड़ देगा। जब थोड़ा सा इनको मोड़ देगा ये, तो ये मुड़ने के बाद जब यहां टकराएंगी तो कहां आके इमेज बना देंगी, अब इमेज बना देंगी आपकी रेटिना पे। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष आंख का एक ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसको दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का। अब मुद्दे की बात यह आई, एक बार चचा आए, उनसे पूछा गया कि भाई
कहां तक देख पाते हैं? कहें बउआ ना तो हम दूर का देख पाते हैं ना तो हम पास का देख पाते हैं। कहें हैं? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि देखो जो नजदीक का देख ले निकट दृष्टि दोष, जो दूर का देख ले दूर दृष्टि दोष। ये चचा तो गड़बड़ा दिए। कहें अच्छा ऐसा करो चचा को स्पेशल चश्मा दो तो। स्पेशल चश्मा कहीं इसमें रहेगा क्या? कहें बकलोल कहीं का रहेगा क्या? जब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस है लगाओ, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस है लगाओ। इसीलिए वृद्ध व्यक्तियों का चश्मा मोटा होता है और उनमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं। ऊपर के हिस्से में रहता है अवतल लेंस, नीचे के हिस्से में रहता है उत्तल लेंस। और इस प्रकार द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके हम दोनों प्रकार की दोषों को हम समाप्त कर सकते हैं और इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष। क्लियर हुआ? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दूर जरा, निकट दूर जरा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जब पास का दिखाई पड़े, दूर दृष्टि दोष में जब दूर का दिखाई पड़े और जरा में जब एक को दिखाई पड़े। ठीक, निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष के लिए दोनों लेंस। क्लियर? चलिए अब देखिए यहां से आपका जो आंख का पॉइंट है वो तो लगभग लगभग समाप्त हो गया हमारा। अब हम यहां से पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। देखिए जब हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन बताया था तो बताया था कि प्रकाश, जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि गाढ़ा माध्यम से हल्का माध्यम में, हल्का माध्यम से गाढ़ा माध्यम में जब प्रकाश घूमता है या जाता है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं अपवर्तन। अब देखिए प्रिज्म की क्या कहानी है। अब प्रिज्म में जैसे ये मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म, यहां इसका एंगल ए होता है, ध्यान रखिएगा। यहां से जैसे ही हम कोई प्रकाश गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश यानी कि श्वेत लाइट, व्हाइट लाइट, जो सूर्य की रोशनी होती है उसे कहते हैं श्वेत प्रकाश। देखिए होता क्या है, जब हम इसको घुमाते हैं या इस पे गुजारते हैं, सबसे पहले इसके बारे में न्यूटन ने बताया था, आइजैक न्यूटन। ये देखिए न्यूटन यहां भी जीने नहीं देंगे। न्यूटन ने कहा यार जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है 7 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, कितने भागों में? 7 भागों में ये बट जाता है। अब वो कौन कौन से 7 भाग हैं अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए ये जो प्रकाश है कितने भागों में बढ़ जाता है? 7 भागों में बढ़ जाता है। 1 2 3 4 5। ये जो प्रकाश है ये 7 भागों में बट जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैनेज कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, हमने प्रकाश को जैसे ही प्रिज्म से पास कराया प्रकाश जो है 7 भाग में बट गया। ले 7 भाग में क्या हो गया? बट गया। तो प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के 7 भागों में विभक्त होने को या 7 भागों में अलग होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकाश का विक्षेपण। प्रकीर्णन अलग चीज है। तो ये क्या हो गया? प्रकाश का विक्षेपण हो गया। विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण मतलब जैसे ये हमारी 5 उंगलियां साथ में है, अलग हो गई तो विक्षेपण, अलग हो गई तो विक्षेपण, अलग हो गई तो विक्षेपण। सेम चीज, एक किरण थी, जब ये 7 भाग में बट गई तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विक्षेपण। ठीक है, क्या कहते हैं? विक्षेपित हो गई, विक्षेपण। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा जो सबसे नीचे है वो है वायलेट यानी कि वैगनी, फिर उसके बाद में है इंडिगो, इंडिगो यानी कि जामुनी, बैगनी, जामुनी,
फिर इसके बाद में है ब्लू, ब्लू मतलब नीला। फिर इसके बाद में है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। फिर इसके 1 2 3 4, फिर इसके बाद में है येलो, ठीक है 8 नहीं पा रहा, ये है येलो, येलो मतलब पीला। फिर उसके बाद में है ऑरेंज, नारंगी, और लास्ट में क्या है, रेड। ठीक है, इन्होंने जैसे ही, यानी कि अगर हम सबके पहले अक्षर को लें, वी आई वी जी वाई ओ आर, विवग्योर, विवग्योर, ठीक है, विवग्योर। यानी कि जब न्यूटन ने श्वेत लाइट को प्रिज्म से गुजारा तो उन्होंने देखा हमें 7 किरणें मिलती हैं। इन 7 किरणों में नीचे से क्रम देखा जाए तो विवग्योर, विवग्योर यानी कि जो बैगनी है, बैगनी, अगर भाई बैगनी ज्यादा उछल कूद के भागा होता तो ऊपर रहता, है ना, ऊपर रहता, लेकिन सबसे नीचे है, तो उन्होंने कहा बैगनी का विक्षेपण, बैगनी का विक्षेपण कम होता है, सबसे कम, अर्थात इसकी तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। ठीक है, विक्षेपण कम मतलब तरंग दैर्ध्य कब, तरंग दैर्ध्य मतलब जो उसको भगाने में मदद करे, भगाने में उसको मदद करे। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि जो रेड है, लाल है, इसकी तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे ज्यादा है, और इसका विक्षेपण, इसका विक्षेपण क्या हुआ है, कम हुआ है। अच्छा यहां विक्षेपण ज्यादा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहां विक्षेपण ज्यादा हुआ है। ठीक है, विक्षेपण मतलब मूलना। जब उन्होंने देखा कि विवग्योर का क्रम मिल गया, विवग्योर का, तो जो वायलट है, वायलट यानी कि विवग्योर का वायलट, वी वायलट सबसे नीचे आ गया, मतलब ये ज्यादा मुड़ गया है, ठीक है, ज्यादा लतिया गया है, ज्यादा मुड़ गया, तो इसीलिए हम कहते हैं कि विवग्योर में वी यानी कि वायलट का ज्यादा विक्षेपण होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। लेकिन वही लाल की बात करें, रेड की बात करें, तो जो रेड कलर है उसका विक्षेपण सबसे कम होता है और वो सीधा निकल जाता है, वो सीधा निकल जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, मशीन वगैरह, फैक्ट्री वगैरह आपने देखा होगा, एक छोटी सी लाल बत्ती जलती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत दूर तक जाती है। हम लोग के वाहन में, कार में देखेंगे आप, पीछे की जो बत्ती होती है उसको रेड पोर्शन बनाया जाता है ताकि कुहरे में ही वो नजर आए। तो लाल कलर की खासियत यही है, वो बहुत दूर तक स्पीड के साथ आगे बढ़ सकती है, न कि अदर कलर। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, विवग्योर की। अब देखिए हुआ क्या, जब इतना कर लिया, न्यूटन को भी आराम नहीं मिल रहा था। न्यूटन ने कहा अच्छा, यहां उन्होंने एक और प्रिज्म लगा दिया, उल्टा प्रिज्म। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं जब ये 7 किरणें यहां पड़ेंगी तो हो सकता हो 7 से 49 ठो निकले, जब 1 से 7 ठो निकला है, हो सकता है इन 7 से 49 ठो निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबकी सब किरणें मिलके एक हो गई। लो, सबकी सब किरणें मिलके एक हो गई, अर्थात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्वेत प्रकाश, सनलाइट 7 रंगों से मिलकर बना है, जिनके क्रम को अगर हम पर्दे पे उतार लें तो उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया, स्पेक्ट्रम मतलब यह है कि प्रकाश के 7 रंगों को पर्दे पे उतार लेना या पर्दे पे चित्र बना देना ही क्या है, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग विवग्योर क्रम है रंगों का, जिसमें वी मतलब वायलेट का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम। वही लाल की बात करें तो लाल का विक्षेपण सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने का मतलब है कि वो बहुत तेजी से आगे निकल जाता है, जब वो तेजी से आगे निकल जाएगा तो विक्षेपित कहां होगा, विक्षेपित होगा ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो ये बात थी प्रिज्म से अपवर्तन के विषय में, थोड़ी सी जानकारी हमने आपको दे दी, क्योंकि अब इसी की हेल्प से हमारा अगला टॉपिक बनने वाला है। देखिए, अपवर्तन सीखने के पश्चात, अब जैसे ये इसका एग्जाम्पल हमने देखा कहां, अब जरा सोचिए आप बचपन में 7 रंग कहां देखते थे। तो अगर आपको याद होगा, हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे देखिए, आकाश में हम लोग देखते थे ऐसे ऐसे मोटे मोटे ऐसे इंद्रधनुष निकला रहता था। ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर थे। उस समय तो हमको 2 ही 3 कलर समझ में आते थे, नीला, काला, नीला, लाल। लेकिन ध्यान से जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसमें 7 कलर होते हैं।
और इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंद्रधनुष। क्या नाम दिया गया है? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। अब मुद्दे की बात है कि इंद्रधनुष बना कैसे। देखिए, सूर्य की विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब होता है उल्टी दिशा में, अगर सूर्य यहां है तो यहां बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये खड़े हैं, सूर्य ये है, तो इंद्रधनुष इधर बनेगा पीछे साइड, और अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा पीछे साइड। लेकिन ये इंद्रधनुष बना कैसे, देखिए समझिएगा। यहां से जब किरणें चलती हैं तो पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें जो बर्फ के रूप में, हवा के रूप में आसमान में होती है, जब वर्षा होती है तो वो जो बूंदें जो वहां फंस के रह जाती हैं बादल के रूप में, उनसे जब किरणों का प्रकीर्णन होता है, उनसे जब किरणों का प्रकीर्णन होता है या उनसे जब लाइट चारों तरफ फैलती है, तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी कि बरसात के मौसम के दौरान जल की बूंदों से, जल की बूंदों से किसका निर्माण होता है? जल की बूंदों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष के बढ़ने का कारण आपसे पूछता है, तो अब आप क्या बताएंगे? जरा बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से क्या बना था? स्पेक्ट्रम पैटर्न। वही यहां जल की बूंदों के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। क्लियर? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और भी चीजें हैं, जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या मतलब है? वायुमंडलीय अपवर्तन में जैसे आपका आता है तारों का टिमटिमाना। आज हम आपको समझाते हैं, अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तारों का टिमटिमाना ये क्यों होता है, हम समझाते हैं आपको। देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, मस्ती में अपना ये खड़ा हुआ है। यहां मान लीजिए कोई आपका क्या है, यहां पे आपका कोई तारा है, ठीक है। अब ये तारा रोशनी फेंकेगा। यहां बनाइए, देखिए ये लड़का यहां इस तारे को देख रहा है, क्योंकि तारा इसको यहां दिखना चाहिए, यहां दिखना चाहिए। लेकिन जब इसकी रोशनी यहां से चलती है, यहां से चली, तो रास्ते में धूल के कण इसको पीटते रहते हैं, कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, चलो। इसको ढकेलते धकालते ढकेलते धकालते यहां ला देते हैं, ऐसे। तो अब सोचिए, जब व्यक्ति यहां से देखेगा, यहां से देखेगा, तो इसको तारा यहां दिखाई पड़ेगा, है ना। इसको तारा यहां दिखाई पड़ेगा। सोचिए, जो तारा इसको यहां दिखाई देना चाहिए था, वो यहां दिखाई दे रहा है। किस कारण? अपवर्तन के कारण। इसकी जब लाइट चलती है तो वायु के कण, धूल के कण उस लाइट के कण को ढकेलते ढकालते रहते हैं। मीडियम से गुजरते 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 वो तिरछी हो जाती है। जैसे अगर हम अभी कहीं पन्नी है, उसको ऐसे छोड़े हवा में, तो पन्नी कहीं उधर चली जाएगी, कहीं इधर चली जाएगी, ऐसे होता रहता है। सेम चीज इनका है। अब जरा ध्यान समझिए, जब रास्ते में आता है ये, मान लीजिए कण यहां मिले, तो जैसे ये मान लीजिए किरण आ रही है, कण मिलेंगे, थोड़ा इधर मुड़ा देंगे, फिर इधर मुड़ा देंगे, फिर इधर मुड़ा देंगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करते 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 यहां पहुंचेगा। यानी कि तारे से चल करके जो रोशनी हमारी आंखों तक आती है, वो विभिन्न प्रकार के अवरोधकों से या रुकावट से होते हुए आती है। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कभी ज्यादा रोशनी आ जाएगी तो ओ तेज बरता, कभी कम आ जाएगी, ऐसा मर गया है, टूटा तारा है, मरा गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है, रिफ्रैक्शन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, जब ज्यादा मात्रा में प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है तो हमें तारा चमकता हुआ नजर आता है। जब कम पड़ता है तो हमें धुंधला नजर आता है। और ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है, जिस वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे अच्छा चांदा मामा तो नहीं टिमटिमाते, काहे? कारण सुनिए। सूर्य की रोशनी के कारण चांद के पास रोशनी है, लेकिन तारों की रोशनी सूर्य से भी कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। और इतनी दूर से वो आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, रास्ते में पता नहीं कितने लोग मिलते हैं उनको, इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और चांद यहीं बगल से आता है, सीधा धपाक से पड़ जाता है, तो इसलिए हमें ये डिम नहीं दिखाई पड़ता। जैसे अब ये लाइट यहाँ है तो आपको ये नजर अच्छे से आ रहा होगा, अभी लाइट को वहां कर दें तो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तब आपको धुंधला धुंधला कहीं धुंधला दिख रहा है, कहीं चमक रहा है, कहीं चमक नहीं रहा है, तो यही कारण है। तारे इतनी दूर से रोशनी फेंकते हैं और उनकी खुद की लाइट होती है, इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। तो तारों का जो टिमटिमाना है वो किसके कारण है? तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। ठीक है, चलिए वायुमंडलीय अपवर्तन में तारों के टिमटिमाना को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं सूर्यास्त व खूब प्रश्न पूछता है, सूर्यास्त व सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्योदय का पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब पहले से ही हमें अनुमान लगने लगे। पूर्वाभास, पूर्वाभास मतलब ना जैसे सूर्य डूब गया है लेकिन हमको लगता है नहीं डूबा है, सूर्य देव अभी निकले नहीं है, उदय नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है उदय हो गया। कैसे? बात को समझिएगा। अब मान लीजिए अगर मोटा मोटा हम आपसे कह दें कि ये मान लीजिए धरती है, ठीक है, ये धरती है। अच्छा इसको थोड़ा गोला बना देते हैं, चलिए मान लीजिए ये धरती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां धरती पे खड़ा है, इस पे कोई व्यक्ति खड़ा है। देखिए सूर्यदेव यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, यहां से सूर्यदेव निकल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, तो इनकी जो किरण है धपाक से आके यहीं टकरा जाएगी। लेकिन जो दूसरी किरण है वो ऐसे, जो यहां से देख रहा है व्यक्ति, देखना तो इसको यहां चाहिए, लेकिन जब ये देखेगा तो इसको सूर्यदेव यहां नजर आएंगे, ठीक है, यहां नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के पश्चात यहां से जो किरणें आ रही थी वो थोड़ा सा मुड़ जाएंगी और मुड़ करके इसके पास पहुंच जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ करके इसके पास पहुंच जाएंगी। और जब किरणें मुड़ के पहुंच जाएंगी तो हमको लगेगा कि हाँ सूर्यदेव उदय हो चुका है, जबकि एक्चुअल में सूर्योदय नहीं हुआ रहता। तो सूर्य उदय से थोड़ा सा पहले ही सूर्य का दिखाई देना या सूर्यास्त के बाद, देखिए अब इसे मान लीजिए सूर्यदेव यहां पहुंच गए, सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति यहां रहेगी और ये इस व्यक्ति को दिखाई पड़ेगी, जबकि यहां से नहीं दिखाई पड़ना चाहिए था। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्य काफी देर तक दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि जब सूर्य निकलते हैं उसके लगभग 2 मिनट पहले, कितने मिनट पहले? 2 मिनट पहले हमें दिखता रहता है कि सूर्यदेव बाहर निकल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और यही चीज सूर्यास्त के टाइम भी होता है। सूर्यास्त के टाइम क्या होता है? सूर्यदेव डूब चुके हैं लेकिन फिर भी हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अभी हम आपको पीछे बता रहे थे कि जो लाल रंग है वो बहुत दूर तक जाता है। चूंकि यहां सूर्यदेव तो निकले हैं नहीं अभी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आसमान में पूरा लाल 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 लाल। यही जब डूबने लगते हैं, डूब जाते हैं लेकिन फिर भी लाल लाल लाल। भाई सूर्यदेव यहां डूब चुके हैं तो ये पूरा इलाका रेड रेड क्यों है? वो रेड रेड इसलिए है क्योंकि वो डूब रहे हैं लेकिन उनकी रोशनी ऊपर आ रही है और लाल रंग हमें सबसे दूर तक दिखाई पड़ता है। इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें श्वेत प्रकाश में से लाल रंग ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। क्योंकि लाल रंग बहुत दूर तक जाएगा, जब धूल के कण से टकराएंगे तो लाल रंग ही दिखाई पड़ेगा। क्यों? अब भाई 50 किलोमीटर की दूरी है,
बाकी जो कलर है वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, केवल लाल पहुंच पाता है। तो लाल जहां तक जाएगा सब के सब कणों को लाल कर देगा, इसलिए हमें ये लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या लाल रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ते हैं या वहां का वातावरण लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा, इसी चीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, सूर्यदेव यहां ऊपर है, क्या है, यहां ऊपर है। अब भाई यहां ऊपर है तो जो लाल रंग है वो चारों तरफ फैलेगा और नीला वाला भी चारों तरफ फैलेगा, सबके सब फैलेंगे। लेकिन सूर्यदेव हमें एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं, एकदम श्वेत, एकदम चमचमाते हुए, लाल पीला नीला हरा एकदम सफेद, ऐसे देखेंगे आप एकदम चमचमाते रहेंगे। लेकिन उसके ऊपर जो आसमान है ये पूरा नीला दिखाई पड़ता है, पूरा का पूरा नीला, पूरा आसमान नीला। ऐसा क्यों? देखिए, जो लाल श्वेत है वो तो खटाक से निकल जाता है, लेकिन जो नीला है, नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो वायुमंडलीय कणों के तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। इसलिए वायुमंडल के कण नीले रंग को सबसे ज्यादा प्रक्षेपित करते हैं या नीले रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए हमें, अगर आसमान साफ हो तो हमें नीले रंग का आसमान दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय हमने बता दिया। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया। देखिए कारण क्या है, यहां पे जो लाल तरंग दैर्ध्य है वो तो साफ निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नीले रंग के कण है और जो वायुमंडलीय कण है दोनों कर लेते हैं दोस्ती, और जब दोस्ती करेंगे, दारू पिएंगे तो उड़ेंगे धैये, तो दोस्ती के कारण दोनों मिल जाते हैं और नीले रंग को एकदम पूरा फैला देते हैं, पूरा का पूरा आसमान नीला हो जाता है। अब आप सोचिए कि रात में करिया काहे रहता है? इसलिए क्योंकि ना तो प्रकाश है ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, हमें क्या दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ये थी कुछ इस चैप्टर से प्रकाश से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है कण लाल रंग को सोखेंगे फिर फेंक देंगे चारों तरफ, तो ये होगा प्रकीर्णन। अब इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन होगा तो उसमें इंद्रधनुष बन जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष को पर्दे पर प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। और श्वेत लाइट का 7 भागों में टूटना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। क्लियर? चलिए, इसके बाद में एक टर्म और रह गया है, टिंडल प्रभाव। देखिए, टिंडल प्रभाव के विषय में हमने पिछली वीडियो में क्लास 9th में थोड़ी चर्चा की थी, यहां भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब सूर्य की रोशनी प्रकाश से गुजरती है तो ये साफ साफ हवा से गुजरती है तो ये साफ साफ निकल जाती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये एक बोतल से गुजरती हैं, ग्लास से गुजरती हैं, तब भी ये सीधे सीधे निकल जाती हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए सॉल्यूशन आ गया पानी, तब भी ये सीधे सीधे निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पानी में मान लीजिए कुछ कण ऐसे हों जो थोड़ा बड़े बड़े हों, ठीक है, कुछ कण ऐसे हों जो बड़े बड़े हों, तब ये प्रकाश इन कणों से पहले टकराएगा और ये कलर सोख करके ऐसे यहाँ कलर फैला देंगे। ठीक है, कलर सोख करके यहाँ कलर फैला देंगे, जिस कारण से ये सॉल्यूशन हमें चमकीला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? चमकीला। और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या है? जब बड़े कणों वाला विलयन, जिसको कहते हैं कोलाइडी विलयन, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरण गुजरती है तो कोलाइडी विलयन के कण किरणों को अवशोषित करके या किरणों को अवशोषण करने के बाद प्रकीर्णन दिखाते हैं, जिस वजह से वहां कुछ चमकीला हिस्सा बनता है या सॉल्यूशन चमकीला जान पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का टिंडल प्रभाव। ठीक है, प्रकाश का टिंडल प्रभाव।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर, जिसको हमने समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो हम लोग अगले चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कमेंट शेयर। धन्यवाद।